हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। जो प्याज में जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जेट ICAR BHU के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। और आज बात करेंगे अपन प्याज की खेती के बारे में। जो भी बॉटनी का नेम है इसका, जो भी गुणसूत्र है, फैमिली, उत्पत्ति और जो भी खाने वाला पार्ट है, क्लाइमेट है, सोइल है, उसके बारे में इस क्लास में आज पूरी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर। इसमें बॉटनी नेम क्या है इसका? जो प्याज का बॉटनी नेम है एलियम सेपा। क्या नाम है इसका? वानस्पतिक नेम क्या है? एलियम सेपा इसका वानस्पतिक नाम है। अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। इसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली इसकी एलिएसी। कौन सी फैमिली है इसकी? एलिएसी इसकी कुल है इसका फैमिली। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन है इसका मध्य एशिया। क्या है इसका? मध्य एशिया इसका उत्पत्ति स्थल है। और क्रोमोजोम नंबर की बात करें, क्रोमोजोम होते हैं इसमें 2n बराबर 16। ये एक द्विगुणित फसल है, एक द्विगुणित फसल है ये। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट के, फल का प्रकार कौन सा है इसका? फल का प्रकार की बात करते हैं, ये है इसका फल का प्रकार है कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल इसका फल का प्रकार है। कैप्सूल इसका फल का प्रकार है। और एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है, जो खाने वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इसके बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं, या सल्क भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्क की रूपांतरित पत्ती। रूपांतरित पत्ती इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम क्या है इसका? पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? इसके अम्बेल। क्या बोलते हैं? अम्बेल इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं। इसमें पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? इसमें विटामिन की कौन सी विटामिन सबसे अच्छी पाई जाती है? इसमें विटामिन बी का ये अच्छा स्रोत है। बी का ये अच्छा स्रोत है। अब बात करें इसके क्लाइमेट के बारे में। इसमें इसके कौन सी क्लाइमेट का पौधा ये? इसके लिए ठंडे मौसम वाली ये ठंडे मौसम वाली फसल है, जो पाले को सहन कर सकती है। पाले को सहन करने की क्षमता पाई जाती है, इसमें की क्षमता पाई जाती है। और इसके लिए जो कंद है, कंद फॉर्मेशन के लिए कि इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कंद के लिए बात करें तो कंद के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंद निर्माण के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। और अधिक तापमान की बात करें, ये अधिक कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकती है फसल? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये सहन कर सकती है। अब बात करते हैं इसके सोइल के बारे में। इसके लिए सोइल कौन सी आवश्यकता है सोइल की? इसके लिए सोइल है बलुई दोमट। इसके लिए मृदा सबसे अच्छी है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.8 इसका पीएच होना चाहिए। ये ऐसी फसल है जो ज़्यादा ना तो ज़्यादा अधिक सारे मृदा को एक्सेप्ट करती है, और ना ही अम्लीय मृदा को एक्सेप्ट करती है। इसके लिए पीएच मान 6.5 से 7.8 होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सीड रेट के। जो सीड रेट क्या है इसकी? बीज दर की बात करें, सीड रेट में यदि नर्सरी की बात करें अपन, नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में अपन बात करते हैं रबी की फसल में बात करें तो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं 500 वर्ग मीटर में। 8 से 10 kg रबी की फसल के लिए सीडेड चाहिए, और नर्सरी में चाहिए ये। और अपन यदि खरीफ की फसल में बात करें तो उसमें चाहिए 12 से 15 kg के हिसाब से सीड रेट इसकी आवश्यक होती है। अब बात करें सीधी बुआई के लिए, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट रखते हैं। और यदि कंद के लिए बात करें, यदि अपन को सीधे कंद लगाने हैं, उनके लिए सीड रेट कितनी रखते हैं? छोटे कंदों की बात करें, छोटे कंद वाली फसल के लिए बात करें
तो छोटे कंदों की साइज कितने रखते हैं 2 सेंटीमीटर, और इसकी सीड रेट कितने रखते हैं 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात करें बड़े कंदों के, जो बड़े कंद है उनकी साइज क्या रखते हैं, बड़े कंद वाली फसल की साइज कितने रहते हैं 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसके लिए जो सीड रेट है बीज दर है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट रखते हैं। अब बात करते हैं जो सोविंग है, सोविंग के बारे में बात करते हैं, इसकी रोपाई के बारे में बात करते हैं। रोपाई नर्सरी हेतु, इसकी नर्सरी कब लगाते हैं, अब बात करें रबी फसल के लिए। रबी फसल के लिए, रबी फसल में नर्सरी कब लगाते हैं, नर्सरी लगाने का समय क्या है मध्य अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी नर्सरी लगाते हैं। और नर्सरी लगाने के बाद में इसकी रोपाई पौधरोपण कब करते हैं, जो रबी की फसल है उसमें रोपाई कब करते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में इसकी जो रोपाई करते हैं। और हार्वेस्टिंग की बात करें, रबी की फसल में हार्वेस्टिंग कब की जाती है मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। अब बात करें जो खरीफ की फसल में नर्सरी कब तैयार की जाती है, खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल में नर्सरी कब तैयार की जाती है 15 मई से 15 जून के मध्य इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और यदि इसकी रोपाई की बात करें, रोपाई कब की जाती है इसकी जुलाई अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त तक इसकी रोपाई की जाती है। और हार्वेस्टिंग की बात करें, हार्वेस्टिंग कब की जाती है नवंबर से दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। जो खरीफ की फसल है उसमें जो नर्सरी की रोपाई कब की जाती है, नर्सरी कब तैयार की जाती है 15 मई से 15 जून के मध्य इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और यदि इसकी रोपाई जब नर्सरी तैयार हो जाती है, इसकी रोपाई कब करते हैं जुलाई से अंतिम जुलाई से अगस्त के मध्य इसकी जो रोपाई करते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग कब कर लेते हैं इस फसल की, खरीफ फसल की नवंबर से दिसंबर के मध्य इसकी हार्वेस्टिंग। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र और एफआईएम के बारे में। फर्टिलाइज़र और एफआईएम के बारे में, एफआईएम के बारे में बात करते हैं। जो खाद है वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 400 से 500 टन प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी करते समय देना चाहिए। अब बात करें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में बात करते हैं। वो कितना देना चाहिए, वो देना चाहिए नाइट्रोजन देना चाहिए 100 kg प्रति हेक्टेयर, और ये देना चाहिए बुआई से पहले और बुआई से बाद में। 50% बुआई से पहले और 50% बुआई के बाद में देना चाहिए। अब बात करें फास्फोरस की, ये देना चाहिए 50 kg प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और ये रोपाई से पहले देना चाहिए। कब देना चाहिए, रोपाई से पहले ये देना चाहिए। अब बात करें पोटास के बारे में। पोटास देना चाहिए 100 kg प्रति हेक्टेयर रोपाई से पहले। वो कंदों के लिए अति आवश्यक होता है। रोपाई से पहले देने पर ये कंदों के लिए अति आवश्यक होता है, इससे कंद अच्छे बनते हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्याज में तीखापन पाया जाता है, प्याज में तीखापन पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है तीखापन, वो पाया जाता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण पाया जाता है, एलाइल
प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण इसमें प्याज में तीखापन या चरपराहट बोले तो इसके कारण पाई जाती है। अब बात करते हैं प्याज में, प्याज को काटते समय आंसू आते हैं, आंसू आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं? वो आते हैं प्रोपेनील डाइसल्फाइड के कारण, डाइसल्फाइड के कारण प्याज में आंसू आते हैं। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो प्याज में तीखापन होता है। और प्याज में आंसू किसके कारण आते हैं? प्याज को काटने पर आंसू किसके कारण आते हैं? प्रोपेनील डाइसल्फाइड के कारण प्याज को काटने पर आंसू आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्याज का लाल रंग होता है, प्याज का लाल रंग और प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। और पीले रंग की बात करें, प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरीसिटिन के कारण। किसके कारण होता है? क्यूरीसिटिन के कारण। एक ध्यान रखना, जिसमें भी लाल रंग की पूछ ले, जैसे सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, तो लाल रंग आ जाए वहां पे। ओनली एक टमाटर है जिसमें एंथोसाइनिन के कारण उसका लाल रंग नहीं होता है, उसका लाइकोपिन के कारण इसका लाल रंग होता है टमाटर का। और सभी का जितने भी फ्रूट है उनका लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ओनली टमाटर के अलावा। तो प्याज में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? एंजाइम की बात करें, एंजाइम पाया जाता है एलिनेज, इसमें एंजाइम पाया जाता है। और प्याज में मानव शरीर को लू से बचाने की क्षमता पाई जाती है, लू से बचाने की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और प्याज एक द्विदिवसीय प्लांट है। प्याज क्या है? द्विदिवसीय पादप है। और एक ये द्विवर्षीय फसल है। प्याज कौन सी फसल है? द्विवर्षीय फसल है। और प्याज में परागण की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें, तो प्याज में कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है प्याज में। वो किसके कारण होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है प्याज में। अब बात करें जो प्याज में सिंचाई है कितने अंतराल पर देनी चाहिए और इसकी जलमांग कितनी है? सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो सिंचाई कितनी देते हैं? इसमें जलमांग की बात करते हैं, जलमांग होती है 500 से 600 mm होती है। प्याज की फसल की जलमांग होती है 500 से 600 mm। अब बात करें खरीफ सीजन में कितने दिन के अंतराल पर अपन को पानी देना चाहिए प्याज की फसल में? 7 दिन के अंतर पे। और रबी फसल में बात करें, रबी में कितने दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए? 15 दिन के अंतराल पे अपन को इसमें सिंचाई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी वेराइटीज के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट
वेराइटीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लाल प्याज की। जो लाल रंग के प्याज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लाल प्याज वाली किस्मों के बारे में। वो कौन कौन सी है? एक नंबर पूसा रेड, पूसा रेड हो गई। एक हो गया N53। ये ध्यान रखना, N53 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। ये एक लाल प्याज की है और ये खरीफ सीजन में बोई जाती है। एक ध्यान रखना, जो पूसा लिखा हुआ आ जाए वहाँ पे, वो वेराइटी IARI द्वारा विकसित की गई है। और अर्का आ जाए, जैसे आ जाए इसमें आ गया अर्का, अर्का कल्याण, अर्का कल्याण ये वेराइटी है जो IIHR हस्सरगटा बेंगलोर द्वारा ये विकसित की गई है। IIHR द्वारा जो अर्का आ जाए वो IIHR द्वारा विकसित की गई है, और जहाँ पे पूसा आ जाए वो IARI द्वारा विकसित की गई है। IIHR में सबसे ज़्यादा प्याज पर काम किया गया था। बात करें और वेराइटी, पंजाब, पंजाब रेड राउंड, रेड राउंड, पंजाब रेड राउंड। और उदयपुर 101, जो 101 है वो लाल प्याज की है। और 102 की बात करें, 102 वो है सफ़ेद प्याज की, ये सफ़ेद प्याज की है। और 103 रेड प्याज की है। हिसार 2, हिसार 2 जो लवण प्रतिरोधी वैरायटी है, ये लवण रोधी वैरायटी है। अर्का कल्याण मैंने आपको बता ही दिया, अर्का, अर्का कल्याण। नासिक, नासिक लाल, रेड ग्लोब, बेलारो लाल, और लार्ज रेड। ये हो गई लाल प्याज की किस्में। अब बात करें जो सफ़ेद प्याज की किस्मों के बारे में, कौन कौन सी सफ़ेद प्याज की किस्में, सफ़ेद प्याज की किस्में कौन सी है? पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट राउंड। ये पूसा वाइट राउंड है, ये हरे प्याज के लिए और सलाद के लिए अच्छी मानी गई है। और सफ़ेद प्याज का ध्यान रखना, सफ़ेद प्याज वाली जो भी वैरायटी है उनसे पाउडर बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। और इनका छिलका होता है, जो इनका छिलका होता है बाहर का, वो थोड़ा मोटा होता है, अन्य वेराइटीज़ की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। एक उदयपुर 102, पंजाब 48, और वाइट ग्लोब। वाइट ग्लोब सफ़ेद प्याज की, और रेड ग्लोब किसकी थी? रेड प्याज की। अब बात करें जो और पीले प्याज की जो भी किस्में हैं उनके बारे में। पीले रंग के प्याज होते हैं उनकी किस्मों के बारे में, अर्का पीताम्बर, अर्का पीताम्बर, अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। ये हरे प्याज के लिए बढ़िया किस्म है, हरे प्याज के लिए। और ये सलाद के लिए भी अच्छी किस्म है, सलाद के लिए भी अच्छी किस्म है। येलो ग्लोब, येलो ग्लोब, येलो ग्लोब है पीले प्याज की। और
रेड ग्लोब है रेड प्याज की, और वाइट ग्लोब है वो वाइट प्याज की। एक ध्यान रखना, ये बिल्कुल सेम मिलती जुलती है, अच्छे से याद भी हो जाएगी आपको। एक आ गई फूले स्वर्णा अर्पिता, अर्पिता इसको RO89 भी बोलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, जो खरीफ सीजन में बोई जाती है उन वेराइटीज के बारे में, स्पेशली खरीफ फसलों के लिए, खरीफ फसलों के हेतु जो वैरायटी है उनके लिए अर्का कल्याण N53, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। N53 आप इसको स्टार लगा के लिख लेना। अर्का निकेतन ये वैरायटी लेट वैरायटी एक 85 किस्म है, लेट वैरायटी है ये अर्का निकेतन। एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, ये भी जो खरीफ सीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है। अब बात करते हैं और अन्य वैरायटीज के बारे में। पंजाब सिलेक्शन हो गया। ये एक लवण रोधी वैरायटी है, ये लवण रोधी किस्म है। पूसा रत्नार धूलिया और प्राइज टेकर है, प्राइज टेकर नहीं, प्राइज टेकर। क्वीन पूसा रेड, ये क्वीन पूसा रेड है जो नर बंध्यता द्वारा उत्पन्न की गई है। ये किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? नर बंध्यता द्वारा उत्पन्न की गई है ये वैरायटी। अब बात कर लेते हैं इसके उपज के बारे में। जो उपज है, यील्ड और भंडारण क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। उपज भंडारण क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। जिसके बीज वाली फसल है, बीज प्रोडक्शन के लिए जो फसल बोते हैं वो 150 दिन में 150 दिन में तैयार हो जाती है। और उसकी उपज कितनी होती है? बीज वाले की उपज की बात करते हैं तो उपज होती है 800 से 1000 kg प्रति हेक्टेयर सीड। अब बात करें कंद वाली की। कंद वाली फसल है वो 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसकी उपज की बात करें, उपज कितनी होती है इसकी? 250 से 300 क्विंटल, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज प्राप्त होती है। और प्याज की जो हार्वेस्टिंग है, प्याज की खुदाई कब कर लेनी चाहिए? जब प्याज की जो ऊपर वाली पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी सूख कर तैयार हो जाए तो तब इसकी प्याज की खुदाई कर लेनी चाहिए। जब शीर्ष वाली जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाए और थोड़ी सूख कर जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाए तो ये इसके पकने का सूचक है। अब बात करते हैं जो इसमें जो भंडारण क्षमता है उसको अंकुरण को रोकने के लिए कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं? मेलिक हाइड्रोजाइड। कितना लेते हैं ये मेलिक हाइड्रोजाइड?
2500 से 3000 ppm लेते हैं, ppm की सांद्रता लेते हैं। और ये क्या काम करता है, ये प्याज की अंकुरण जो क्षमता है उसको रोकने का काम करते हैं। इससे इसकी जो भंडारण क्षमता है वो इंक्रीज होती है। और भंडारण के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या 65 से 70% आर्द्रता पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 65 से 70% आर्द्रता पर प्याज को 5 से 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। अब बात करें इसकी टेस्ट वेट की। प्याज का जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का भार होता है, उसे टेस्ट वेट बोलते हैं। तो जो 1000 दानों का भार है वो कितना होता है प्याज का, 2.5 से 4.1 ग्राम होता है। 2.5 से 4.1 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है, 1000 दानों का भार। अब बात कर लेते हैं जो इसमें इंसेक्ट और डिजीज लगते हैं या जो दैहिक विकार है उसके बारे में, इनकी बात कर लेते हैं। डिजीज, इंसेक्ट रोग और कीटों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कीट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हो गया थ्रिप्स या पर्णजीवी इंसेक्ट। ये क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है। ये जो प्याज की पत्तियां होती है उसका रस चूसता है और ये पीले रंग के होते हैं। ये थ्रिप्स होते हैं जो छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं, जो प्याज की पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके कारण क्या होता है, पत्तियों पर सफेद चकत्ते बन जाते हैं। ये पत्तियों पर सफेद चकत्ते या सफेद धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है, थायोमिथोक्सिन का 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। कंट्रोल कैसे करना है इसका, थायोमिथोक्सिन का 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, तुलसा सीता रोग। इसमें क्या होता है, इस रोग में पत्तियों की निचली सतह होती है। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसमें सफेद रुई जैसी फफूंद की वर्दी दिखाई देती है। सफेद रुई जैसी फफूंद होती है, उसकी वर्दी दिखाई देती है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है, इसके कंट्रोल के लिए करना है मेनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, पर्पल ब्लोच है। यह रोग ये अल्टरनेरिया फफूंद द्वारा होता है। ये अल्टरनेरिया पोराई फफूंद द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया पोराई फफूंद द्वारा ये रोग होता है। इसके कारण क्या होता है, जो प्याज की पत्तियां हैं उस पर छोटे छोटे गुलाबी धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो प्याज की भंडारण क्षमता में ये प्याज के गांठों में सड़न उत्पन्न करता है। ये रोग इस कारण सड़न होती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है इसमें। और इसके कंट्रोल कैसे करना है, अपन को कंट्रोल के लिए क्लोरोथेनोनिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। इस रोग के कंट्रोल के लिए क्या करना है, क्लोरोथेनोलिन
का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। अब बात करते हैं इसमें जो दैहिक विकार है, दैहिक विकार के बारे में बात करते हैं। दैहिक विकार के बारे में बात करते हैं, वो कौन से है? दैहिक विकार है बोल्टिंग। बोल्टिंग है दैहिक विकार। इसमें क्या होता है बोल्टिंग में कि जो पौधा, जो पादप है, विकसित होने से पहले इसमें एक डंठल का आकार का, नालीदार डंठल आकार का ऊपर से निकल जाता है, जिसके कारण असमय स्थिति में ये पकने से पहले ये रोग स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा और कम व अधिक तापमान की वजह से, या फिर असमय पर बुआई, लेट बुआई करने पर, या फिर नाइट्रोजन की कमी के कारण, भी बोल्टिंग या नरडा रोग भी बोलते हैं इसको, बोल्टिंग हो जाती है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है अपन को? जो नाइट्रोजन की कमी है, उसके नाइट्रोजन की कमी के लिए 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इस फसल में बुआई से पहले 50% और बुआई के बाद में 50% के हिसाब से इसमें उपयोग करना है। और इसके लिए जो प्रतिरोधी किस्म है वो है अर्ली ग्रेनो। कौन सी है? अर्ली ग्रेनो इसमें प्रतिरोधी वैरायटी है, अर्ली ग्रेनो इसकी